साल 1280 पश्चिम अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। आज इस बच्चे की किलकारियाँ कल उस राजा की आवाज में बदलने वाली थी, जो बड़ा होकर इस धरती का आज तक का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इतना अमीर कि आज के टॉप बिलियनियर्स जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस और बाकी के अमीर लोगों की सारी जायदाद एक साथ जोड़ भी दें तो भी इसकी रहीसी के आसपास भी ना आ पाएंगे। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मनसा मूसा था। माली में मनसा का अर्थ होता है सुल्तान यानी कि बादशाह, और ये बच्चा मूसा माली का मनसा बनने वाला था, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था मूसा माली के शाही घराने का असली वंशज था, यानी माली के बादशाह फाहले का बेटा। इसी वजह से वो शाही गद्दी का असली हकदार था। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है कि मूसा माली के 9वें सुल्तान अब्बू बकरी का भरोसेमंद मंत्री था और इसलिए उसे राजगद्दी दी गई। अब सच क्या है ये तो आज तक कोई नहीं कह सका। खैर, अब चलते हैं मूसा के मनसा बनने के सफर पर। दरअसल 1312 में बादशाह के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मेरे इस बड़े से राज्य को और बड़ा किया जाए। बस फिर क्या था, अपनी इस बात पर अमल करने के लिए उन्होंने 200 सैनिकों से भरी और 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक महासागर के छोर का पता लगाने भेज दिया, ताकि उस पार अगर कुछ हो तो उसके लोग उस जमीन पर भी कब्जा करके अपने साम्राज्य को और बढ़ा सकें। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन कश्तियों को वहां पर जाकर काफी वक्त गुजर गया और ना ही कोई इंसान वापस आया और ना ही कोई कश्ती। 300 कश्तियां वहां पर गई थी और एक भी लौटकर वापस नहीं आई। लेकिन एक दिन अचानक से एक कश्ती उन्हें वापस लौटती हुई दिखाई दी। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और उसके वापस लौट आने के बाद जब उसके कप्तान से पूछा गया उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो उसके लफ्ज से बस एक ही चीज निकली, भयानक समुद्री चक्र, जिसने उनकी सारी कश्तियों को और उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को, सारे खाने पीने को अपने अंदर एक दानव के जैसे समेट लिया। बस वो एक लौता जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ पहुँच गया। ये सुनने के बाद वहाँ के जो सुल्तान थे वो बहुत निराश हुए कि वो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाए, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। लेकिन इस हादसे के बाद भी वो अपने फैसले पर अटल थे कि समुद्र के उस पार उन्हें जाकर कब्जा करना ही करना है किसी भी हालत में, और इसलिए इस बार उन्होंने खुद उसके पार जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी, और वो जिम्मेदारी थी पूरे माली के शासन को संभालने की, और वो भी एक राजा के अधिकारों के साथ। इसके बाद वो 3000 जहाजों के साथ निकल पड़े अटलांटिक के छोर की ओर। उसके बाद वक्त बीता और सदियां बीत गई, पर अबू कभी वापस लौट कर नहीं आए। हर किसी ने एक समय के बाद उनके आने की आश भी छोड़ दी। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि उनके जाने से शासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अबू के समय माली के हालात अच्छे तो थे ही, लेकिन मूसा के आने के बाद ये अलग ही बुलंदियों को छूने लगे। और हाँ, ये मूसा का कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उनकी सोची समझी स्ट्रेटेजी का नतीजा था। मूसा ने सबसे पहले तो ये सोचा कि कैसे राज्य की आय यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, और उस वक्त इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल था। दो सबसे अहम चीजें, सोना और नमक को अपने अंडर करना और फिर उन्हें बेचकर पैसे आते रहेंगे। और ये करने के लिए उसने ऐसे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जिसके पास सोने और नमक की खदानें थी, जैसे कि बाम्बुक गोल्ड माइन, जो तब भी सोना देती थी और आज भी देती है। इसके साथ ही इन जगहों पर जहाँ से नमक निकलता है, अब जाहिर सी बात है मिनरल्स का मिलना इज इक्वल्स टू पैसा, और अगर राज्य में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली राज्य के शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी, और शाही खजाने में बढ़ोतरी से राज्य और राजा दोनों ही अमीर हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। इनके साम्राज्यों पर आक्रमण करने के बाद माली साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि पूर्व से पश्चिम तक माली की सीमाएं अटलांटिक तट से नाइजर नदी तक और बढ़ी, और उत्तर से दक्षिण तक यही सीमाएं सब शहर से लेकर फॉरेस्ट ऑफिस ट्यूटोरियल अफ्रीका तक बढ़ गई। मनसा मूसा को अपने राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में एक और चीज मदद कर रही थी, उनका धर्म। इस्लाम राज्य की ज्यादातर जनता इस्लामी थी, इसलिए उन्हें मूसा के राज से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मूसा के राज्य में कुछ ऐसे भी कबीले थे जो इस्लाम में नहीं मानते थे, और उन्हीं कबीलों में से एक था बम्बुक माइनर्स का। उन्होंने मानसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्हें उनका धर्म खतरे में लगने लगा। लेकिन मनसा की इतनी विशाल सेना के सामने वो थोड़ी ना टिकने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। मनसा मूसा ने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह पर काबू कर लिया, पर मूसा ने उन्हें मारा नहीं। उनसे झट से ये बात समझ ली कि अगर उसे शासन बनाए रखना है तो उसे बाकी के धर्म को भी साथ लेकर चलना होगा, और इसलिए माली साम्राज्य के स्टेट रिलीजन तो इस्लामी था, पर कुरान के कानून वहाँ पर लागू नहीं होते थे, जिसका मतलब माली के एक इस्लामी देश होने के बाद भी वहाँ सारे धर्म को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की छूट मिलती थी।
यानी उसके राज्य के सारे लोग उनके साथ थे। सिर्फ उसके राज्य के ही नहीं बल्कि उसके राज्य के आसपास के नेबरिंग राज्य के भी। उस वक्त सारे इस्लामी राज्य एक दूसरे को अपना अलॉय मानते थे। माली के आसपास तब भी और आज भी इस्लामिक कंट्री थी और इसलिए माली साम्राज्य को दूसरे राज्य से हमले की कभी चिंता भी नहीं रही और इसलिए किसी भी राज्य पर भारी हमले कम होंगे। तो जाहिर सी बात है ये राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी पर पूरा ध्यान दे पाएगा और मनसा मूसा ने भी कुछ यही किया। उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ दो चीजों की मदद से, पहला टैक्स लगाकर और दूसरा ट्रिब्यूट लेकर। माली साम्राज्य की रहीसी और इतना बड़ा व्यापार सिर्फ तीन मुख्य चीजों की वजह से, सोना, नमक और कोला, जो कि एक फल है। सोने की कीमत और मांग माली में तब भी और आज भी सेम ही है। आज माली अफ्रीका का चौथा लार्जेस्ट और गोल्ड का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है और माली उस समय भी यूरोप के मिडिल ईस्ट से ज्यादा सोना बना रहा था। पर इसे ये मत समझ लेना कि इसलिए मूसा इतना अमीर था। माली में मौजूद कोई भी सोने की खदान मूसा या माली राज्य की कभी थी ही नहीं। फिर सवाल ये आता है कि मनसा मूसा को इन खदानों से फायदा कैसे मिलता था? तो इसका जवाब ये है कि उसने खदान से निकले सोने पर इतना टैक्स लगा रखा था कि ऐसा कहा जाता है कि पूरा माली साम्राज्य सिर्फ टैक्स के बल पर ही चलता था और इसलिए मूसा को कभी भी इन खदानों को अपने काबू में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं मूसा ने तो इन खदानों की लोकेशन को भी दुनिया की नजरों से सीक्रेट रखा था। माइनर कम्युनिटीज अपना सोना सूडान के मिडिल मैन को जरूरत की चीजों के बदले बेचते और ये सूडानी जरूरत की चीजों को बाहर के ट्रेड्स से खरीदते और इस तरह से किसी बाहर वालों को इन माइंस के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन दूसरी ओर नमक की खदानों और कोला फल भी माली की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। ये नमक कोई खास नमक नहीं था, ये वही खाने में डालने वाला नमक है। पर सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि सहारा जैसे रेगिस्तान में खाने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए भी ये बहुत ही काम आता था और इसलिए उस वक्त नमक की कीमत भी सोने से कम नहीं थी। और ये कोला एक ऐसा फल है जो रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से रोकता है और इसी वजह से इन दोनों चीजों का व्यापार काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब ये तो सिंपल सी बात है कि जिन चीजों की डिमांड ज्यादा थी उन पर मूसा ने हैवी टैक्स लगाया हुआ था और बस इसी के दम पर मनसा मूसा इतनी अमीरी में जी रहा था कि आज किसी जानकार से पूछा जाए कि उनकी वेल्थ कितनी होगी तो उसका बस एक ही जवाब होगा, इनकैलकुलेबल। इस इनकैलकुलेबल का नजारा मनसा मूसा के 9600 किलोमीटर की हज यात्रा के दौरान देखने मिला। बाकी मुसलमान की तरह मनसा मूसा भी अपनी हज यात्रा पूरी करने साल 1324 में निकल पड़ा। पर इस यात्रा पर वो अकेले नहीं था, उसके साथ एक बहुत ही बड़ा काफिला था, इतना बड़ा कि उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है कितने लोग साथ होंगे? 5000 या 10,000? नहीं, पूरे 60,000 लोगों का काफिला उसके साथ निकला था, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम ही थे जिनका काम था सोने से भरे बक्सों को उठाना। इसके अलावा 8 ऊंट जिनके पीठ पर सोने के पाउडर से भरे बक्से से लदे हुए थे। आखिर ये सब क्यों? आपको बता दूं, ये सारा सोना सिर्फ जकात यानी कि चैरिटी के लिए था। हाँ, करीबन 20,000 किलो सोना बस बांटने के लिए था। तो जैसे जैसे वो सफर में आगे बढ़ता तो उस दौरान उस जगह पर सामने आए जरूरतमंदों के बीच सोना बांटते जाता। इसके अलावा जहाँ भी उनका काफिला शुक्रवार को रुकता उन जगहों पर उसने मस्जिदें बनवाए। इनफैक्ट सफर के दौरान मूसा की दूसरी बीवी को एक जगह पर रेगिस्तानी धूल से थोड़ी परेशानी हो गई तो उसने उस जगह पर तुरंत ही एक इरिगेशन सिस्टम बना दिया। मूसा ने कारियो, मक्का और मदीना हर जगह पर 20-20 हजार सोने की ईंटें दान दी। हालांकि आज तक बहुत सारे राजाओं ने दान दिए हैं, लेकिन इसने कितना बड़ा दान दिया था ये बात आप इस तरह से जान सकते हो कि इसके जकात की वजह से पूरे मिडल ईस्ट और अफ्रीका में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। इतना बड़ा इन्फ्लेशन कि सोने का भाव एक ही झटके में गिर गया। इंसानी इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी एक इंसान के दान की वजह से किसी रीजन में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। लेकिन फिर उसके आगे सोने के भाव का क्या हुआ इसका पता इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन इतनी दानवीर हरकतों के बाद भी माली साम्राज्य ज्यादा देर तक शिखर पर टिका था। मूसा की मौत के बाद ही उसके सारे मंत्रियों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया और राज्य को अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू किया और मूसा ने जिन राज्यों पर कब्जा किया था वो भी अलग हो गए। इसी के साथ माली साम्राज्य का अंत हो गया। अब देखा जाए तो माली साम्राज्य का राजा इतना अच्छा और किसी दूसरे राज्य का माली पर हमला करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी वजह से माली साम्राज्य दुनिया में इतना अमीर हो गया। अगर आप मनसा मूसा की जगह होते और इतिहास का सबसे अमीर इंसान बनते तो आप अपनी अपार संपत्ति का इस्तेमाल कहाँ करते? और क्या आप भी मूसा की तरह दान करते?
या कुछ और करते? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।